स्टूडेंट्स, हम लोग लेसन नंबर 1 क्लास 7 का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और क्लास 7 का हिस्ट्री लेसन नंबर 1 का पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। टोटली हम इस लेसन में यही भी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से समय समय पर इतिहास में और युगों युगों में मतलब एक सदी से दूसरे सदी में क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन हुआ। हम टोटली परिवर्तन चेंजेस के बारे में देख रहे हैं कि किस तरह चीज़ों में समय समय पर बदलाव हुआ। तो अभी हम आज इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह जो है सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ग्रुप में किस तरीके से चेंजेस आए। ठीक है, मैंने एक सदी से दूसरे सदी में किस तरह से चेंजेस आए। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टडी ऑफ द 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occur over the period। तो कहने का मतलब है कि 700 से लेकर 1750 तक का जो ये टाइम पीरियड है, इसी को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इस लेसन में। 700 से लेकर के 1750 ये मेडिवल हिस्ट्री है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसके दौरान कितने परिवर्तन आए। तो इस परिवर्तन में 700 से लेकर 1750 तक के जो चेंजेस आए वो क्या है, इतिहासकारों के लिए एक क्या चीज़ चुनौती भरा कारण था, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बहुत चीज़ों का में परिवर्तन हो चुका था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। At the different moment in the period, new technology made their appearance, like the Persians' wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and the firearms in combat। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे इस पीरियड में जो 700 से लेकर 1750 तक का जो समय था, इसमें बहुत अत्यधिक टेक्नोलॉजी में, तकनीक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया था। जैसे कि सिंचाई करने के लिए जो उपकरण हुआ करते थे उसमें चक्के का इस्तेमाल होने लगा, जो वेविंग करने के लिए, बुनाई करने के लिए जो काम होता था उसमें चरखे में चक्के का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, और लड़ाइयों में, कॉम्बैट में, लड़ाइयों में क्या चीज़ का, अग्नेयास्त्र मतलब कि फायर बारूद का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चेंजेस क्या बोलते हैं, 700 से लेकर 1750 में बहुत सारे परिवर्तन हुए। न्यू फूड एंड बेवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी। नए नए प्रकार के भोजन और पीने के पदार्थों का भी इस्तेमाल इस समय बहुत ज़्यादा मतलब कि परिवर्तन हुआ, उनके इस्तेमाल में परिवर्तन हुआ। जैसे पोटैटो का इस्तेमाल होने लगा, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी का इस्तेमाल होने लगा। तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से चेंज हो रहा है। Remember that all these innovations, new technology and crops came along with people who brought other ideas with them as well। कहने का मतलब है, ये याद रखना है कि ये जो चेंजेस हुए इस काल में जो इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी और क्रॉप्स में जो चेंजेस आए, तो ये किनके साथ आए ये चेंजेस, तो ये चेंजेस उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर के आए थे, उनके साथ ये सारे चेंजेस आए थे। एज ए रिजल्ट दिस वाज ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। और इसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत हद तक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस भी इस काल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। ठीक है, इन क्षेत्रों में भी बहुत अत्यधिक परिवर्तन हुआ। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7। आपको इस बुक के 5, 6, 7 में और सारे बदलावों के बारे में, परिवर्तन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये जो काल था, ये काल क्या है, गतिशीलता का, बहुत ज़्यादा गतिशील था, मतलब कि मोबिलिटी, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है कि बहुत अत्यधिक सफ़र कर रहे थे, मतलब यात्रा कर रहे थे। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल्ड अलोंग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। लोगों का समूह एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, अलग अलग संभावनाओं के तलाश में झुंड के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। द सब कॉन्टिनेंट हैड immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune। कहने का मतलब हुआ कि ये जो महाद्वीप है, जिस महाद्वीप के बारे में हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस महाद्वीप में लोगों के लिए क्या है, अपार संपदा, माने कि ये अपने नए फ्यूचर को डेवलप करने के लिए यहाँ इनके लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं मौजूद थी। ठीक है, इसलिए क्या है, दूसरे सब कॉन्टिनेंट से लोग यहाँ पर यात्रा करके आ रहे थे। ठीक है, one group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of a ruler। इन सब ग्रुपों में से एक ग्रुप क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस समय में। कौन सा, तो राजपूत। ठीक है, राजपूत वर्ड जो है कहाँ से आया, तो राजपुत्र से। ठीक है, राजपुत्र का मतलब हुआ राजा का पुत्र, तो उनको राजा का पुत्र को राजपुत्र कहते थे और उनसे हुआ राजपूत हुआ। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा, इन समुदाय को बहुत ज़्यादा महत्व मिला। ठीक, Between the 18th and 14th century, the term was applied for more generally to a body of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस।
तो ये जो नाम था ये 18वीं शताब्दी में नहीं है, सॉरी, बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरी, मतलब कि 8वीं और 14वीं सदी के बीच में यह नाम उनके लिए इस्तेमाल होने लगा जो योद्धा वो क्लेम करते थे, जो योद्धाओं के समूह से आते थे, ठीक है, जो क्षत्रिय समूह से वर्ग से आते थे, उन लोगों ने इस नाम को क्लेम किया। द टर्म इंक्लूड्स not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent। अब कहने का मतलब है जो ये राजपूत शब्द जो था ये उन समुदाय के लिए 8वीं से लेकर के 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर से योद्धाओं के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था जो कि क्षत्रिय होने का दावा करते थे, ठीक है। और ये जो राजपूत शब्द का जो था वो क्या है कि ना केवल राजा और सामंत वर्ग के लिए ही था, ये कि सेनापति सैनिकों के लिए भी इस शब्द का टर्म का इस्तेमाल किया जाता था जो उस समय में इस उपमहाद्वीप में इस सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग शासकों के यहाँ सेवा करते थे, सेना में उनके काम करते थे, उनके लिए भी यही टर्म का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। A chivalry code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajput by their poets and bards। उस काल के जो पोएट्स थे उनके द्वारा राजपूतों के लिए जो उनका क्या था, पराक्रम था, उनका स्वामी भक्ति थी, है ना, ग्रेट सेंस ऑफ लॉयलिटी, और उनकी जो क्या है क्वालिटीज ऑफ एट्रीब्यूट था, इसका क्या है उस समय के पोएट्स इनका गुणगान करते थे, ठीक है। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठास, सिख, जाट्स, होम्स एंड कायत्स, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunity of the age to become politically important। अब इस काल में जो राजपूत थे, ठीक है ना, तो राजपूत को तो महत्व मिला ही था, ठीक है, उनका एक महत्व था। इस काल में और भी लोगों का जो ग्रुप्स था, जैसे कि मराठा थे, सिख थे, जाट थे, हम थे, और कायस्थ जो लोग थे, इनका काम क्या था, लिखने का काम करते थे या मुंशी का काम करते थे। इन्होंने भी इस काल में अपने आप को क्या है राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने में भी इनको भी बहुत लाभ मिला और इन्होंने भी इसका लाभ उठाया, ठीक है। Through this period, there was a gradual cleaning of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some area than in others। कहने का मतलब है कि इस काल में जो क्या है चेंजेस बहुत तेज़ी से परिवर्तन होने लगा, जंगलों की तेज़ी से कटाई होने लगी और काट करके उसको कृषि लायक भूमि तैयार करना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। ये जो परिवर्तन था, ये परिवर्तन कुछ क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से हो रहा था और कुछ तो पूरी तरीके से परिवर्तित होकर खेती के लिए तैयार हो चुके थे, ठीक है। Changes in their habitat force many dwellers to migrate। अब ये जो परिवर्तन हुआ इनके एरिया में, जो वनवासी लोग थे जो जंगलों में रहा करते थे, इनके एरिया में जो ये परिवर्तन का सिलसिला शुरू हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनको मजबूरन अपना एरिया छोड़ना पड़ा। Others started tilling the land and became peasants। कुछ जो वहाँ पे वनवासी लोग थे वो क्या किया, उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, जमीन की खुदाई करना, जुताई करना शुरू कर दिया और वो लोग किसान बन गए, ठीक है। These new group, peasants group, gradually begins to be influenced by regional market, chieftains, priests, monasteries and temple। अब ये जो नए समूह था किसानों का, जो नया समूह बना था, ये जो खेती बाड़ी करना इन्होंने शुरू किया था, अब इनके ऊपर में किनका प्रभाव पड़ने लगा, तो इनके ऊपर में दबदबा शुरू हो गया मार्केट का, जो वहाँ के प्रमुख थे उनका, मंदिरों के पुजारियों का, मंदिर का और मठों का क्या है इन पर वर्चस्व बढ़ने लगा। They became a part of complex society and were required to pay tax and offer goods and services to local lords। अब इनको क्या करना पड़ा कि अब ये इनके अधीन होने लगे, धीरे धीरे इनके अधीन हो गए, तो अब इनको ये एक बड़े से एक जटिल समाज के एक अंग बन गए और इनको अब क्या करना पड़ता था, टैक्स कर चुकाना पड़ता था। जो भी वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, जो लोकल वहाँ का मुखिया था, तो उनके यहाँ इनको काम करना पड़ता था, उनके यहाँ मजदूरी करना पड़ता था और उनको टैक्स चुकाना पड़ता था। As a result, significant economic and social difference emerged among peasants। अब ये जो इनके दबदबा की वजह से क्या हुआ कि जितने भी कृषक थे, किसान थे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अंतर सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर इनके अंदर बहुत सारे अंतर दिखाई देने लगे, ठीक है, मतलब उनमें भेदभाव होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद में है आपका some possess more productivity lands, other kept cattle and some combine artisanal work with agriculture activity during the rain season।
अब यहाँ के जो कुछ कृषक थे, किसान थे, उनके पास में बहुत ज़्यादा, किसी के पास में बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन हुआ करती थी, ठीक है। कुछ क्या करते थे, मवेशी पाला करते थे। कुछ लोग क्या करते थे कि अपने जो सीजन के टाइम में खेती बाड़ी का सीजन नहीं हुआ करता था और उस समय ऑफ टाइम में ये लोग कुछ कढ़ाई बुनाई का काम, कलाकृति का काम किया करते थे, ठीक है। As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their background and their occupations. अब जिस तरीके से इनका सोसाइटी बढ़ता चला गया और बढ़ने की वजह से इनमें जो अंतर होने लगे, है ना, अंतर की वजह से क्या हुआ, इनमें जाति बंटना शुरू हो गया, सबकास्ट बंटना शुरू हो गया, इनको जाति में विभाजित करना शुरू हो गया, ये विभाजित हो गया जाति में, ठीक है। इनके बैकग्राउंड के ऊपर, इनके कार्यकलाप के ऊपर, इनके अमीर गरीब होने के ऊपर में इनकी जातियाँ बननी शुरू हो गई थी, ठीक। The basic of the background and their occupations हो गया। Rank were not fixed permanently and varied according to the power, influence and resources controlled by member of the जाति। अब ये जो जाति थी, ये जाति परमानेंटली कोई किसी की कोई जाति उस समय नहीं हुआ करती थी। ये जाति निर्भर करती थी उनके रिसोर्स के ऊपर में कि उनके पास कितना संसाधन है, ठीक है, उनकी कार्य क्षमता क्या है, उनके पास में कितनी धन संपदा है, ठीक है। इनके ऊपर में इनका निर्धारण हुआ करता था कि उनके हिसाब से इनको विभाजित किया जाता था। ये उनके ऊपर डिपेंड करता था कि कौन सा जाति ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस रखता है, ठीक है। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। अब एक ही जाति का लोग होने की वजह से अगर एक एरिया में एक किसी जाति के लोग हैं और वो दूसरे एरिया में भी सेम जाति के लोग हैं तो इनमें भी बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता था, ये सेम नहीं हुआ करते थे, ठीक है। जातिज फ्रेम देयर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। उस समय के जो जाति के लोग थे वो क्या करते थे, अपना रूल रेगुलेशन बनाते थे जिससे कि वो अपने जाति के जो भी सदस्य थे उनके जाति के, उन जाति के सदस्यों को कंट्रोल कर सके और उनको मैनेज कर सके, इसलिए वो अपना रूल कानून बनाते थे। हर जाति का अपना अपना रूल और रेगुलेशंस होता था। दीज रेगुलेशंस वेयर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब्ड इन सम एरिया एज द जाति पंचायत, ठीक है। अब ये जो रूल और रेगुलेशंस था ये किनके द्वारा इंप्लीमेंट में लाया जाता था, तो जिस जाति के थे उनके बड़े बुजुर्ग के द्वारा इनको इंप्लीमेंट किया जाता था और इनको क्या कहा जाता था, जाति पंचायत भी कहा जाता था, उसको जाति पंचायत भी कहा जाता था। उसके हिसाब से जातियाँ अपने अपने जातियों पर रूल करती थी, ठीक है। बट जातिस वेर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज। लेकिन क्या है, जो अलग अलग जाति होती थी हर गांव में, तो जातियाँ होने के बावजूद भी उनको क्या है, अपने गांव का जो रूल था उनको भी उनको मानना पड़ता था अपने जाति के रूल के अलावा, ठीक है। सेवरल विलेजेस वेयर गवर्न बाई ए चिफ्टन। बहुत सारे जो गांव थे वो किनके द्वारा संचालित किए जाते थे, तो उनके मुखिया के द्वारा, गांव के मुखिया जो था वो उनको चलाया करता था। टुगेदर दे वेयर ओनली स्मॉल यूनिट ऑफ ए स्टेट। अब ये जो एक गांव में विभिन्न प्रकार के छोटी छोटी जातियां हैं, ये सब जातियां मिल करके एक स्टेट की एक छोटी सी इकाई हुआ करती थी। क्लियर। रीजन एंड एम्पायर। रीजन एंड एम्पायर मतलब हुआ क्षेत्र और साम्राज्य, ठीक है। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ चोलास चैप्टर 2, तुगलक्स चैप्टर 3 और मुगल्स चैप्टर 4 इनकम्प्रेस मैनी रीजन्स। कहने का मतलब है ये कुछ बड़े बड़े राज्य थे जैसे कि चोलास, तुगलक्स और मुगल। यहाँ पे जो चैप्टर 2, 3, 4 लिखा गया है, तो चोलास के बारे में हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे और चैप्टर 3 में तुगलक्स के बारे में पढ़ेंगे और मुगल्स के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट इसको विद इन ब्रैकेट दिया गया है। कहने का मतलब है ये कुछ बड़े बड़े उस जमाने के राज्य हुआ करते थे जिनके अंतर्गत बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र थे, ठीक है। बहुत सारे क्षेत्र इनके अधीन आते थे। ए संस्कृत प्रशस्ति, सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रशस्ति। अब प्रशस्ति का मतलब मैं बता दूं कि प्रशस्ति मतलब होता है किसी के सम्मान में कुछ लिखा जाए, तो जब किसी के सम्मान में उसकी बड़ाई लिखी जाती है तो उसे हम कहते हैं प्रशस्ति, ठीक है। तो इस संस्कृत प्रशस्ति praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban 1266 to 1287 explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal, Gord in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and include all of South India। तो ये जो संस्कृत में एक प्रशस्ति पत्र मिला, जिसके अंतर्गत उसमें संस्कृत में लिखा गया था और उसमें क्या है, गयासुद्दीन बलबन का जो उस समय के दिल्ली के सुल्तान थे उनकी बड़ाई लिखी गई थी और उसमें लिखा गया था कि ये गयासुद्दीन जो उस जमाने के गयासुद्दीन बलबन जो थे उनका साम्राज्य है ना, उनका साम्राज्य बहुत विशाल था। वो एक विशाल साम्राज्य के शासक बताए जाते थे जिनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक बढ़ा था, तो बंगाल, पश्चिम में बंगाल से लेकर के और गजनी जो आज के डेट में अफगानिस्तान में है वहाँ तक, और
और टोटल साउथ इंडिया का जो हिस्सा है ये सारा चीज़ इनके अंतर्गत आता था। नीचे मानचित्र मैप मिलेगा, उस मैप में हम लोग देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये उनके कार्यकाल का टाइम था और उसके कार्यकाल में इतना एक्सपेंडिशन था उनका, ठीक है। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स गॉड आंध्रा, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात apparently fell before his army। अब जो भी लोग जैसे कि केरला, आंध्रा, कर्नाटक, गॉड के जो जितने भी ये गुजरात, महाराष्ट्र के जो लोग थे, तो ये जो भिन्न क्षेत्रों के लोग थे वो क्या है कि इनकी सेना के आगे क्या हो जाते थे, हार मान लेते हैं। इनकी सेना से वो पहले ही हार मान लेते थे और पलायन करके वहाँ जगह छोड़ करके चले जाते। हिस्टोरियंस रिगार्ड दिस एज एक्सरेटेड क्लाम ऑफ कॉन्क्वेस्ट। मतलब क्या हुआ कि इतिहासकार जो थे वो इतिहासकार जो है वो मानते हैं कि ये जो चीज़ लिखी गई है उन लोगों के बारे में क्या उनको बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। तो एट द सेम टाइम मतलब साथ ही साथ जो है इतिहासकार ये भी जानने के ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग जो है इस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पे, अलग अलग भागों पर क्यों अपना अधिकार जमाना है ना, अधिकार करते रहते थे, ठीक है। अधिकार का माने बताते रहते थे कि ये एरिया मेरा है, ये एरिया, उसके बारे में वो क्यों बार बार उल्लेख करते थे कि ये एरिया हम यहाँ से यहाँ तक मेरा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज एंड रीजन यहाँ पे है। इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज। तो 1318 में पोएट अमीर खुसरो जो थे उन्होंने कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया कि उस समय में चीज़ों पर ध्यान दिया। क्या चीज़, किन चीज़ों पर ध्यान दिया? ए डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। क्या ध्यान दिया उन्होंने? तो इस जो हमारे जो इस सब कॉन्टिनेंट में क्या है कि अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा का प्रयोग होता था। तो इन पर इन्होंने इनका ध्यान दिया इसके ऊपर में, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, उसके बाद में क्या है ये द्वार समुद्री, उसके बाद में तेलंगानी, है ना। जो ये द्वार समुद्री कर्नाटका में और साउदर्न कर्नाटका में बोली जाती थी, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में और गुजरात में गुजरी, गुजरात में बोली जाती थी। मरवी जो है ये तमिलनाडु में बोली जाती है ना। गौरी बंगाल में बोली जाती है। अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बात है। और क्या है हिंदवी, जो दिल्ली और इसके चारों तरफ बोली जाने वाली भाषा थी। तो इन पर अमीर खुसरो का ध्यान गया कि ये जो क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है। अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन contrast to these languages there was Sanskrit which did not belong to any region. It was an old language and common people do not know it. Only the Brahmins do. कहने का मतलब है कि इतना तो इन्होंने पता चला। और क्या है कि अमीर खुसरो आगे बताते हैं कि इन जो एरियाओं में जो छोटी छोटी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उसके अलावा भी क्या है, एक विपरीत भाषा है। एक ऐसी भाषा, संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि ये हर क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, ये किसी विशेष क्षेत्र में ही बोली जाने वाली भाषा है। और साधारण रूप से क्या है कि हर व्यक्ति, हर आम जनता जो है इस भाषा का उपयोग नहीं करती थी। केवल कौन उपयोग करते थे? ये इस भाषा को जानने वाले सिर्फ ब्राह्मण नहीं थे, ठीक है। ओके, ये लिस्ट बनाने की जरूरत है, उसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम। By 700, many regions already possess distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristics. 700 तक, 700 तक आते आते क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिनकी अपनी भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनके क्या है भाषा और संस्कृति की विशेषताएं भी क्या हो गई थी, स्पष्ट हो गई थी, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9। और इनकी भाषा, संस्कृति और इनके जोग्राफिकल डायमेंशंस के बारे में हम लोग चैप्टर 9 में और अत्यधिक पढ़ेंगे। They were also associated with specific ruling dynasty। कहने का मतलब है कि ये जो लोग थे उस जमाने के अलग अलग रीजन के क्षेत्रों के लोग थे। ये क्या है, बड़े बड़े राज्यों के, है ना, बड़े बड़े राज्यों के विशेष शासक जो थे, राजवंश जो थे, उनसे ये लोग जुड़ गए थे। जैसे कि तुगलक हो गए, मुगल हो गए, खिलजी हो गए ना। तो इन लोगों से ये लोग, छोटे छोटे क्षेत्रों के लोग इनसे जुड़ गए थे। ओकेजनली dynasties like these, Cholas, Khiljis, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional. Okay. Spanning diverse regions। कहने का मतलब है कि कभी कभार जो ये बड़े बड़े साम्राज्य जो थे, जैसे चोला, खिलजी, तुगलक्स और मुगल्स, जो ये बड़े बड़े साम्राज्य थे, ये क्या करते थे, एक साथ मिल करके किसी विशाल साम्राज्य को, कभी कभी बड़े विशाल साम्राज्य मतलब मिल करके बना देते थे, ठीक है। बड़े नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वेयर इक्वली स्टेबल और क्या सक्सेसफुल। कहने का मतलब है कि अब ये जो एक साथ बनाया गया जो एम्पायर था, तो ये क्या है कि हमेशा
सफल नहीं होता था और सामान्य रूप से ये स्थिर भी नहीं रहता था। Compare, for example, table 1 of chapter 3 and 4. What was the duration of rule of the Khilji and Mughal dynasty? अब इनकी ये तुलना करने के लिए कि इनका शासनकाल कितना दिन से कितना दिन तक चला, कैसे ये असफल रहे, मतलब कि ये ज़्यादा देर तक स्थिर मतलब कि उनका शासन नहीं रहा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि चैप्टर 3 और 4 में जो टेबल 1 दिया गया है उसमें हम कंपेयर करेंगे कि खिलजी का शासन कितना से कितना तक था और मुगलों का शासन कितना से कितने दिन तक था। ठीक है। When the Mughal emperor declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional state. और 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ तो उस समय जो क्षेत्रीय छोटे छोटे राज्य थे ये क्या हुए, दोबारा से उभरना शुरू हो गए। But year of Emperor Pendragon rule had alterated the character of the region. कहने का मतलब है कि जो वर्षों से जो क्षेत्रीय जो छोटे छोटे ये राज्य थे ना, तो उस समय क्या हुआ कि ये सबको एक जगह करके एक बड़ा सा विशाल सा राज्य स्थापित किया जाता था, तो ये सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहलाता था। ठीक है, पैन रीजन कहलाता था। तो इसमें जो शासन चला आ रहा था उस समय से, इससे क्या है प्रकृति में वहाँ का बहुत अत्यधिक चेंजेस आ गए थे, उसके रीजन में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया था। Across most of subcontinents, the regions were left with the legacies of the big and small states that ruled over them. कहने का मतलब है कि उन पर जो कई छोटे छोटे राज्यों का जो शासन चलता रहा है ना, और उन राज्यों की जो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस उपमहाद्वीप के अंदर है ना, उपमहाद्वीप के अंदर अधिकतर भागों में फैले क्षेत्रों को क्या है, ये जो उस समय के शासन का जो भी उनका का चीज़ था वो क्या है, इन छोटे छोटे क्षेत्रों को विरासत के तौर पर मिल गया। This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions. कहने का मतलब है कि इन सब बातों का, इन सब तथ्यों का हमको कैसे पता चलता है, तो कि उन क्षेत्रों में के बारे में हमको कैसे पता चलता है, तो उनके परंपराओं से। ठीक है, जो उस समय उस क्षेत्र में जो परंपराएं थी उनसे हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि इन द रिलेंस ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एलिट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। कहने का मतलब है कि ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, उच्च संस्कृति और जो वहाँ का भाषा है, इन सब से हमको उनके बारे में, उस एरिया के बारे में, क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल होती है। थ्रू द 1000 year between 700 and 750, the characters of the different region did not grow in isolation. कहने का मतलब है कि 700 से लेकर 750 तक का जो हजारों साल का जो बदलाव है ना, वो बदलाव क्या हुआ कि अलग अलग नहीं हुआ, कि माने कि अलग अलग नहीं पन पाता, वो सब क्या है एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पन पे, वो कहने का मतलब है कि एक साथ ही पनप रहे थे जो भी कल्चर्स थे उनके। ठीक है, they felt the impact of large pan region force of integration without ever quite losing the distinctiveness. कहने का मतलब है अब ये जो छोटे छोटे उस ज़माने के उसके बाद के जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों का अपना अपना जो है विशेषता था, अपनी अपनी विशेषताएं थी, वो उनकी विशेषताएं उनकी बनी रहती थी। लेकिन क्या है, जो ये पैन रीजन्स जो थे है ना, जो बड़े बड़े साम्राज्य जो थे, उनका भी इन छोटे छोटे क्षेत्रों पर, छोटे छोटे राज्यों पर भी उनका प्रभाव भी पड़ता था। उनके माने उन शासकों का, जो बड़े बड़े पैन रीजन्स के शासक थे, उनका भी इन पर प्रभाव था। ठीक है, अब ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स मतलब हुआ कि पुराने धर्म और नए धर्म। तो ये जो हज़ारों साल का जो परिवर्तन हुआ है हज़ारों साल में, उनमें चीज़ों में बहुत सारे बदलाव हुए, जैसे कि हम लोग आगे से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हज़ारों साल में धर्मों में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। The 1000 years of history that we are exploring witnessed major development in religious tradition. कहने का मतलब है हज़ारों साल का जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं कि हज़ारों साल में इतिहास में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, तो उसी के दौरान, उस दौरान धार्मिक परंपराओं में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था। ठीक है, पीपल बिलीव्स इन द डिवाइन was sometimes deeply personal but more usually it was collective. तो लोगों की जो देवी देवताओं में आस्था थी, है ना, ये आस्था कभी कभार क्या है कि लोगों में व्यक्तिगत रूप से देवी देवताओं में आस्था होती थी, लेकिन अधिकतर क्या है, समूह में जो उनके कबीला होते थे या फिर जो गांव होते थे या कम्युनिटी होती थी, तो एक पूरा समूह अलग अलग देवी देवताओं को मानता था, तो ये कलेक्टिव रूप में उनका आस्था हुआ करती थी। ठीक है,
Collective belief in supernatural agency, religion, was often closely connected with the social and economical organization of local communities. कहने का मतलब है जो ये कलेक्टिव बिलीफ था, मतलब क्या है, सामाजिक रूप से जो सामूहिक आस्था थी, देवी देवताओं में सामूहिक आस्था मतलब धर्म के ऊपर, है ना। जो धर्म था वो क्या है, समुदायों के समाज और आर्थिक संगठनों से इनका संबंध होता था। तो जो लोकल समुदाय होते थे वहाँ पे, जो लोकल समाज होता था, उनके समाज संगठन जो होते थे, इन संगठनों से इन सामूहिक धार्मिक आस्थाओं का रिलेशन होता था। ठीक है। As the social world of the group altered to do with their beliefs, कहने का मतलब है जैसे जैसे इन समुदायों का, इन संप्रदायों समुदायों का जो है कि सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता चला गया। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। ठीक है। These include the worship of new deities, the construction of temple by royalty and the growing importance of Brahmins, the priests as dominant group in society। तो कहने का मतलब हुआ कि इस काल में हिंदू धर्म में भी बहुत अत्यधिक परिवर्तन हुआ। हिंदू धर्म में नए नए देवी देवताओं की पूजा होनी शुरू हो गई। राजाओं द्वारा क्या हुआ कि बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ, और इस काल में ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मणों की क्या हुई, पुरोहित के रूप में इनका क्या हुआ, ब्राह्मण का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया। और इनमें ये जो ब्राह्मण थे या इनमें क्या सत्ता में भी इनकी बहुत ज़्यादा भागीदारी बढ़ गई थी। ठीक है। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स earned the Brahmins a lot of respect in society। अब ये जो ब्राह्मण्स थे उनको संस्कृत का जो ज्ञान था, उनके संस्कृत का ज्ञान की वजह से उनको सोसाइटी में बहुत अत्यधिक क्या मिलने लगा, महत्व मिलने लगा। उनको इनके इसकी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा महत्व उनको मिलना शुरू हो गया समाज में। देयर डोमिनेट पोजिशन वॉज consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige। ये जो ब्राह्मण्स थे इनको संरक्षण कौन देता था, तो इनको नए नए जो शासक थे, जो खुद भी उस जमाने में प्रतिष्ठा की चाह में थे, तो वो लोग इनको इन ब्राह्मण्स को क्या करते थे, संरक्षण दिया करते थे। और इसके साथ साथ क्या हुआ, इनके समर्थन से और संरक्षण से क्या हुआ, समाज में भी कई तरह के बदलाव आए और इनका दबदबा भी बढ़ गया समाज के अंदर। ठीक है। One of the major development was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals। You will be learning about this and other traditions in chapter 8। अब इस युग में क्या है, एक बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ भक्ति के क्षेत्र में। भक्ति में क्या है कि कोई भी बिना किसी प्रीसिस्ट के, है ना, पुजारियों के क्या है कि भगवान तक वो खुद भी पहुंच सकता था। ऐसा उस समय क्या हुआ, आस्था में लोगों का ऐसा विश्वास जगा कि वो लोग क्या है कि बिना किसी पुजारी के ही पूजा कर सकते थे। भक्ति में एक अलग सा उस समय परिवर्तन हुआ था। इस विषय में हम लोग और सारे परंपराओं के विषय में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है। This was also the period when new religions appeared in the subcontinent। यह वह युग था जिस युग में, इस महाद्वीप में नए नए धर्म, अलग अलग जो मर्चेंट्स थे, इनके द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा नए नए धर्म क्या है इस सबकॉन्टिनेंट में आए थे। Merchants and migrants first brought the teaching of the Holy Quran to India in the 17th century। अब जो व्यापारी थे या माइग्रेंट जो लोग थे, प्रवासी जो लोग थे, जब वो यहाँ पहुँचे तो उनके जरिए कुरान का भी संदेश यहाँ तक भारत में पहली बार कब 17वीं शताब्दी में भारत में पहुँचा। Muslim regards the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God, Allah, whose love, mercy and beauty embrace all those who believe in him without regard to social background। अब मुसलमान जो थे, मुस्लिम लोग कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को वो स्वीकार करते थे। ठीक है। जिसका क्या है कि प्रेम, करुणा और उदारता, है ना, लव, मर्सी और ब्यूटी क्या है, अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता था। ठीक है। चाहे वो व्यक्ति किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता हो, किसी भी जगह से रखता हो, मैंने उसका कोई भी सामाजिक बैकग्राउंड हो, लेकिन सभी को ये गले लगाता था। ठीक है। Many rulers were patrons of Islam and the ulama, learned theologian and jurists। कहने का मतलब है कि बहुत सारे जो इस्लामिक जो शासक थे वो इस्लाम के और इनके थियोलॉजियन मतलब होता है धर्मशास्त्री, है ना, और जो भी न्याय शास्त्री थे, इनके जो जुरिस्ट थे, इन सब की वो संरक्षण
किया करते थे, मतलब उनको संरक्षण देते थे, ठीक है। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन ए वैरायटी ऑफ वे बाई इट्स फॉलोअर। जिस तरीके से हिंदू धर्म अलग अलग तरीके से बटा हुआ था, मैंने अलग अलग मान्यताएं थी, उसी प्रकार से मुस्लिम में भी इनके मानने वालों के द्वारा इनको अलग अलग माना जाता था, ठीक है। There were the Shia Muslim who believed that the Prophet's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslim who accept the authority of the earlier leaders, Khalifas of the community, and the succeeding Khalifas. मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को क्या है मुसलमानों का अपना नेता मानते थे, ठीक है। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के क्या है प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, मानी खलीफाओं को मानते थे। अब खलीफा कौन कहलाते थे? जो प्रारंभिक में आरंभ दौर में जो धर्म का नेतृत्व करते थे, ठीक है, जो इस्लाम धर्म का शुरू में नेतृत्व करते थे, उन्हें खलीफा कहते थे, ठीक है। आगे भी इनकी परंपरा ऐसे ही, खलीफा उनके बाद दूसरे खलीफा, इस तरीके से खलीफाओं का परंपरा चलती रही, ठीक है। There were other importance different between the various schools of law, Hanafi and Shafi mainly in India, and the theology and mystic tradition। कहने का मतलब है इस्लाम का जो ये नए नए जो सिद्धांत है, जिसमें कि ये हनीफी और सफ़ी जो है, ये भारत में इन सिद्धांत का इस्तेमाल होता था, ठीक है। सिद्धांत को मानते थे कि सभी परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर थे, जैसे ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रसवादी विचारों को लेकर के विभिन्नताएं देखने को मिलती थी, ठीक है। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। Historians do not see time just a passing of hours, day or year, as a clock or a calendar। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटे, दिन, महीने, साल के बीतने को ही वो समय, इस हिसाब से समय को नहीं देखा करते। Time also reflects change in social and economical organization, in the persistence and transformation of ideas and beliefs। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व मतलब रहा है और कितना परिवर्तन आया है। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segment periods that possess shared characteristics। यदि अतीत को सामान्य विशेषताएं रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्से युगों या काल में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। In the middle of 19th century, British historians divided the history of India into three periods: Hindu, Muslim and British। कहने का मतलब है कि 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के मध्य में, है ना, मिडिल में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, जो मतलब कि जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के इतिहास को तीन अलग अलग पीरियड्स में, तीन अलग अलग काल में बांट दिया। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये तीनों काल में बांट दिया गया। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द religion of ruler was the only important historical change, and that there were no other significant developments in the economic, society or culture। कहने का मतलब उन इतिहासकारों के हिसाब से जो हिंदू मुस्लिम में बांटा था, इनके हिसाब से क्या था कि जो शासक थे, है ना, तो शासक का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता था। उनके हिसाब से कि जो भी शासक थे उनका जो धर्म था वही मेन परिवर्तन था, बाकी समाज में कोई भी परिवर्तन और डेवलपमेंट बदलाव नहीं आता था। उनके कहने का ये मतलब था कि बाकी समाज में अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई चेंजेस नहीं होता था। सिर्फ क्या होता था, महत्वपूर्ण बात ये थी उनके हिसाब से कि जो शासक था उन्हीं का जो धर्म था वही महत्वपूर्ण था, उन्हीं के बदलाव में ही महत्वपूर्णता वो बताते थे, ठीक है। ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस के उनके हिसाब से, ठीक है। Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent। और इस प्रकार से उनका जो इतिहास लिखना था तो उससे क्या होता था कि जो हमारा ये सब कॉन्टिनेंट भारत का था, तो इसके जो डाइवर्सिटी था, इसमें जो विविधता थी, इसका क्या होता था, इग्नोर कर देते थे। इसको क्या मतलब वैल्यू नहीं मिलता था और बाकी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ वो लोग मुख्य बिंदु क्या थे कि जो शासक थे उन्हीं के धर्म के ऊपर विचार करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। बहुत कम ही इतिहासकार हैं जो ये अंग्रेजों के द्वारा जो इतिहास बनाया गया था और उन्होंने इतिहास को जो अलग अलग तीन खंडों में बांटा था, इसको बहुत कम ही इतिहासकार मानते हैं, ठीक है।
Most look to economic and social factor to characterize the major element of different moments of the past. ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं ये बीते हुए काल में जो इकोनॉमिकल और सोशल सामाजिक और आर्थिक रूप से जो उनमें बदलाव आए हैं अलग अलग खंडों में, तो उन बदलाव के आधार पर ही क्या करते हैं, इतिहास को अलग अलग खंडों में बांटते हैं, उन समय जो भी कार्यकलाप हुए थे उसके अकॉर्डिंग। द हिस्ट्री यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी। पिछले साल का इतिहास जो आपने पढ़ा था क्लास 6 में, उसमें क्या है, प्राचीन साम्राज्य के बारे में बहुत सारा कुछ उसमें आपको जानकारी मिला, जैसे कि हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर, पीपल लिविंग इन टाउन एंड विलेज एंड अर्ली एम्पायर एंड किंगडम्स। तो पिछली किताब में हमने जाना था कि कैसे गैदरर्स से लोग हंटर हुए, है ना, उसके बाद लोग प्रारंभिक जो किसान हुए, जब उन्होंने बसना शुरू किया, किसान बनना शुरू किया, उन्होंने फिर गाँव बसाना शुरू किया, टाउन बसते चले गए, उसके बाद में राज्य हुए, साम्राज्य हुए, है ना। तो इस तरीके से इनका विस्तार हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। The history you will be studying this year are often described as medieval। और इस साल जो आप इतिहास पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्लास 7 में, तो ये इसको कहते हैं मिडेबल हिस्ट्री, ठीक है। ये मध्यकालीन इतिहास है, इसको मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। वो था एंशियंट हिस्ट्री, क्लास 6 में एंशियंट हिस्ट्री था, और क्लास 7 में मिडेबल हिस्ट्री है, और आगे जो क्लास 8 में आप जाएंगे तो आपको पढ़ने को मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीसेंट सोसाइटी, द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पेरियल स्टेट फॉर्मेशन। इसमें आपको अत्यधिक जो राज्य क्या बोलते हैं, कृषक जो थे, कृषक के समाज के जो विस्तार के बारे में आप पढ़ेंगे, क्षेत्र और साम्राज्य के उदय के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से उनका उदय हुआ, कैसे वो लोग बढ़ते चले गए ना, किंगडम्स के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। समटाइम एट द कोस्ट ऑफ कोस्टल एंड फॉरेस्ट पीपुल। कभी कभी हम इसमें पढ़ेंगे कि ग्रामवासी और वनवासी जो वनों में रहते थे उनकी कीमत के बारे में पढ़ेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़्म एंड इस्लाम इन मेजर रिलीजन्स एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। और इस साल का जो मिडेबल हिस्ट्री है, इस मिडेबल हिस्ट्री में हम लोग इस्लाम धर्म का विकास, हिंदू धर्म का जो है प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म का के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में यूरोपीय व्यापारी जो है कैसे इंडिया में आए और इनके बारे में विस्तृत जानकारी, जो कंपनियां बाहर से इंडिया में मिडेबल टाइम में आई थी, उनके बारे में इस बुक में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। These 1000 years of Indian history witnessed considerable change। भारत के इतिहास के ये 1000 साल जो है अनेक बदलाव जो हुए, जितने भी परिवर्तन हुए, उसके क्या है, भारतीय इतिहास इसका साक्षी है, ठीक है। After all, the 16th and 18th century were quite different from the 8th or the 11th। हालांकि जब देखें तो 16th सेंचुरी और 18th सेंचुरी, इनको अगर 8th सेंचुरी और 11th सेंचुरी से कंपेयर किया जाए तो दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नता है, बहुत मतलब एकदम से दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem। इसलिए क्या है कि हम पूरे के पूरे इतिहास के जो काल हैं उनको एक ही यूनिट में, एक ही काल में हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर एक काल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी समस्याएं होंगी, ठीक है। ये हम इनको विभाजित करके पढ़ते हैं क्योंकि हर काल में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, ओके। मोरओवर द मिडिएबल पीरियड इज ऑफन कंसिडर्ड विद द मॉडर्न पीरियड। हालांकि क्या किया जाता है, फिर भी मध्यकाल का जो है मॉडर्न क्या मिडेबल को क्या है, मॉडर्न के साथ तुलना किया जाता है। इनकी तुलना की जाती है कि मॉडर्न और मिडेबल में क्या क्या घटनाएं हुई थी, इसलिए इनको इसकी हमेशा तुलना होती है मॉडर्न और मिडेबल टाइम को, काल को, ठीक है। मॉडर्निटी कैरीज विथ इट ए सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, ठीक है। कहना आधुनिक ये जो मॉडर्निटी है, मॉडर्निटी के साथ क्या हुआ, भौतिक मतलब क्या है कि मटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट का भी विस्तार हुआ था, ठीक है। This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change। और ये जो हम देखते हैं तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो मिडेबल टाइम था, मिडेबल टाइम में कोई भी परिवर्तन हुआ नहीं था, उसमें कोई विशेष खास करके मिडेबल टाइम में परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसा हमको इस मिडेबल हिस्ट्री जो इनके द्वारा लिखी गई है उसमें पता चलता है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस। लेकिन हमको ये पता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मिडेबल टाइम में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था। ड्यूरिंग दीज 1000 years द सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेयर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ऑफन and economics in several regions reach a level of prosperity that attracts the interest of European trading companies,
ठीक है। तो ये जो हज़ारों साल का जो परिवर्तन हुआ हमारे इस उप महाद्वीप के अंदर ना, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। यहाँ इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया कि परिवर्तन हुआ कि कोई क्षेत्र तो है कि पूरी तरीके से मतलब कि समृद्ध हो गया था। बहुत ज़्यादा उनके पास में कुछ ऐसे रीजन्स थे जिनका परिवर्तन इतना ज़्यादा हुआ था कि उनके पास में बहुत ज़्यादा समृद्ध होने की वजह से क्या, यूरोपियन जो व्यापारी थे वो यूरोप के लोग को, ट्रेडर्स को, व्यापारी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। तो उस समय लोग व्यापार करने के लिए अपने इस कॉन्टिनेंट में आ रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया और बहुत ज़्यादा क्या है यहाँ पे उस टाइप का परिवर्तन हुआ था, ठीक है, जिससे कि दूसरे लोग व्यापार करने के लिए आने के इच्छुक हो गए। एज यू रीड दिस बुक, लुक आउट ऑफ साइन ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क। जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ते जाइएगा, ठीक है, तो समय तो पढ़े तो जैसे जैसे आप मैंने इस बुक को पढ़ते जाइएगा तो इसमें ध्यान देते जाइएगा कि कब कब किन किन समय पर क्या क्या परिवर्तन हुए, है ना, क्या क्या सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाएं उस समय, कौन कौन सी ऐतिहासिक प्रक्रियाएं थी जो हो रही थी, हिस्टोरिकल प्रोसेस जो थे वो एट वर्क में कौन कौन सा काम चल रहा था, हिस्टोरिकल प्रोग्रेस एट वर्क, और क्या है, कौन कौन से साइन आपको मिलते हैं, इनको आपको याद रखना है कि इस बुक में हम जो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और परिवर्तन जहाँ भी होता है उसको ध्यान देना है कि हाँ यहाँ पे परिवर्तन दिख रहा है, ठीक है। ऑल्सो वेन एवर यू कैन try and compare what you read in this book what you read last year। तो अगर आपको जब समय मिले तो कंपेयर करना है, तुलना करना है कि इस क्लास 7 के हिस्ट्री में जो आप पढ़ रहे हैं और पिछले साल जो क्लास 8 का हिस्ट्री आपने पढ़ा था, इसमें क्या चेंजेस है, ठीक है, क्या परिवर्तन है, उसमें आपने क्या पढ़ा था और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, इसको जोड़ के देखना है, कभी कंपेयर करना है, याद करना है, दिमाग में मेमोराइज करना है, ओके। तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड continuities wherever you can, and look at the world around you to see what else has changed or remained the same। जहाँ भी संभव हो यह देखिए कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं हुए, और आज अपने आसपास की दुनिया पर भी नज़र डालिए और देखिए कि क्या क्या चीज़ों में बदलाव हुआ है, कि बहुत सारे चीज़ कैसे बदल गए हैं या फिर कुछ ऐसे भी चीज़ें जो बिल्कुल भी बदले नहीं हैं और वैसे के वैसे ही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ कि हमारा लेसन 1 ख़त्म हो जाता है हिस्ट्री का, ठीक है। और सॉरी बड़ा लंबा चौड़ा टाइम लग गया आपको इस वीडियो को मेरे को अपलोड करने में, है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स था, टेक्निकल फॉल्ट से, सो दैट मैंने अपलोड नहीं किया था, ठीक है। तुरंत ही आपको और सारे वीडियोस मिल जाएंगे।